फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी 71st प्रीलिम्स टेस्ट नंबर 10, जिसका कि पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसमें हम लोग 75th क्वेश्चन तक किए थे और कुछ कारणवश उसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ कुछ लोगों का शिकायत था कि ये जो वीडियो है ये विजिबल नहीं रहता है, तो आप इसको जो है जूम आउट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कराया जा चुका है। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो पीडीएफ जो है ये आपको मिल जाएगा, आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आंसर का क्या एक्सप्लेनेशन होगा वो आप समझ सकते हैं। तो वीडियो मेन इस पर्पज़ के लिए है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को हम लोग 76 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो सब 76 से हम लोग शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होता है कि करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि द एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर, जो एरिया ड्रेन होता है रिवर के द्वारा और इसके ट्रिब्यूटरी है उसके द्वारा, उसको जो है हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग गंगा का पढ़ते हैं कि ड्रेनेज बेसिन है, उसमें गंगा भी होती है, साथ ही साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरी हो गई, जैसे कि यमुना हो गई, कोसी हो गई, घग्गर हो गई, गंडक हो गई, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो सबका हम लोग जब बेसिन को कलेक्ट करते हैं, ट्रिब्यूटरी को भी ऐड करते हैं, तो वो फिर ड्रेनेज बेसिन बन जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब हम लोग से पूछा जा रहा है फॉल्स क्या है। अब दूसरा आपके सामने ऑप्शन है कि कैचमेंट एरिया जो होता है बड़े रिवर का, उसको वाटर साइड करते हैं। नहीं, जो कैचमेंट एरिया होता है बड़े रिवर का, उसको हम लोग रिवर बेसिन कहते हैं। तो ये उल्टा लिख दिया है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने कि जो एरिया ड्रेन बाय स्मॉल रिवर है और वो उसको स्ट्रीम कर दिया जाता है, तो इसको जो है रिवर बेसिन कहते हैं। नहीं, इसको जो है हम लोग कहते हैं वाटर शेड, कि जो एरिया ड्रेन किया जाता है स्मॉल रिवर के द्वारा, उसको फिर स्ट्रीम किया जाता है, उसको हम लोग वाटर शेड कहेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा ऑप्शन। इसमें कहा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर शेड एरिया, जो साइज़ होता है वाटर शेड एरिया का, उसके बेसिस पे जो इंडियन ड्रेनेज बेसिन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसके बेसिस पे जो है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो मेजर रिवर होती है, तो ये मेजर रिवर हो गई पहला। दूसरा जो है मीडियम रिवर बेसिन होती है, और तीसरा जो है स्मॉल रिवर बेसिन होती है। तो अगर हम लोग क्लासीफाई करें इस तीनों में, तो जो मेजर है उसमें तो आपको पता होगा कि गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, कृष्णा हो गई, नर्मदा हो गई, ये सब आती है। लेकिन जो मीडियम रेंज है उसमें जो है ऑलमोस्ट 44 रिवर है। जो मेजर है इसमें 14 रिवर है, आप ये नोट कर लीजिए। जो मीडियम है इसमें ऑलमोस्ट 44 रिवर है, और जो स्मॉल रिवर बेसिन है इसमें बहुत सारी रिवर है, इसमें बहुत सारी रिवर है। ठीक है, इसमें आप काउंट ही नहीं कर सकते स्मॉल बेसिन का। तो जो मेजर रिवर थी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, नर्मदा, तापी, माही, ये सब थी। और जो मीडियम रिवर थी उसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये सब थी। तो ये आप इस क्वेश्चन से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग जो है 2 ऑप्शन गलत है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। पूछा जा रहा है कि जो नेशनल यूथ पॉलिसी है उसको फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, और इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो इसको फरवरी 2015 में नहीं, फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया था। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। पहला सही हो गया। दूसरा बोला जा रहा है कि जो नेशनल यूथ पॉलिसी है उसमें कितने से कितने उम्र के यूथ को जोड़ा गया है, 15 से 35 नहीं, इसमें जो है यूथ का 15 से 29 साल का एज को जोड़ा गया है। 2014 में आया था 15 से 29 साल के युवाओं के लिए। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन जो गलत है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो सेंसस होता है
उसमें कौन सा सेंसस था जिसमें सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किया था? सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कौन से सेंसस में डिक्लाइन किया था? तो जो 1951 से 61 वाला सेंसस था, इसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है डिक्लाइन किया था। सॉरी, जो 1961 से 71 वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो डिक्लाइन किया था। रीज़न आपको पता होगा कि इस बीच में क्या क्या हुआ था। इंडिया चाइना वॉर हुआ है, इंडिया बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ है, और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी वॉर हुआ था। तो इस वजह से जो है इस टाइम पे सेक्स रेशियो 941 से 930 तक पहुंच गया था। तो ये डिक्लाइन देखने को मिला था पहली बार 1961 से लेके 1971 के बीच में। जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सॉइल जो है जो सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है, तो वो इसका क्या सही उत्तर होगा? सॉरी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देख रहे हैं। ये हम लोग गलती से आगे बढ़ गए थे। 79 में पूछा जा रहा है कि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, इसके बारे में कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री उसको हम लोग को अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? पहला, जो पॉलीमर है ये भी यूज़ होता है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी यूज़ होता है, जो पेस्टिसाइड है ये भी यूज़ होता है। तो चारों का चारों जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसीलिए चारों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 80 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। हम लोग थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। पहला ऑप्शन है कि लाइमस्टोन, आयरन ओर और जो सिलिका है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिलता है, और इसमें हम लोग से फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ये तो सही हो जाता है, जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइमस्टोन, सिलिका, एल्युमिनियम, ये सब हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सही बात है। दूसरा है कि पहला जो सीमेंट इंडस्ट्री है इंडिया का वो बिहार में लगा था। नहीं, ये बिहार में नहीं, ये चेन्नई में लगा था। तब के टाइम पे मद्रास बोलते थे, ना कि बिहार में लगा था। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है आपका, ये मद्रास में था। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन बोला जा रहा है कि द बेल्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम बिहार टू मध्य प्रदेश। ये बेल्ट जो है बिहार से मध्य प्रदेश तक एक्सटेंड करता है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं सही है। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारा इलाका जो है इस बेल्ट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है लाइमस्टोन जो है मिलता है सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि जो रॉ मटेरियल होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में वो क्या क्या है। तो ये चारों ही जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, चाहे वो लाइमस्टोन हो गया, चाहे वो कोल हो गया, चाहे वो मैग्नीज हो गया, चाहे वो डोलामाइट हो गया। तो ये सारा ही यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कौन सा सॉइल जो है सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एलुवियल सॉइल है जो कि 40% एरिया में पाया जाता है पूरे कंट्री में। ठीक है। ऑलमोस्ट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रूप में ये फैला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सॉइल जो है जो प्रीडोमिनेंट है आयरन और सिलिका के रूप में, तो ये कौन सा होगा? तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जहाँ पे आयरन हुआ यानी कि रेड कलर, तो रेड सॉइल होगा और येलो सॉइल होगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि रेड और येलो सॉइल में जो है आयरन और सिलिका सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो ये जो है फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जहाँ पे होगा वहीं पे ये इंस्टीट्यूट होगा। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। ये आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 18 बायोस्फीयर में। 18 बायोस्फीयर है इंडिया में, आपको पता होगा। तो 18 में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो अगर आप ऑप्शन से जाइएगा, सबसे पहले मानस तो है, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, रन ऑफ कच्छ बिल्कुल है, लेकिन जिम कॉर्बेट तो नेशनल पार्क है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा।
तो आप जो है एक बार जितना भी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा, ये आप एक बार देख लीजिएगा, जिसमें कि 12 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं इसको कॉल आउट करूँ तो पहला हो जाएगा नीलगिरी, सबसे पहले बना था 1986 में, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नीलगिरी 1986 सबसे पहला था। इसके बाद नॉकरेक था, नंदा देवी था, ये दोनों साथ में ही बना था 1988 में। गल्फ ऑफ मन्नार था, फिर सुंदरबन था, मानस था, ग्रेट निकोबार है, सिमलीपाल है, डिब्रू साइखोवा है, डिहांग दिबांग है, पंचमढ़ी है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा 2000 में बना था, अगस्त मलाई है, अमरकंटक है, रन ऑफ कच्छ है, कोल्ड डिज़र्ट को भी 2009 में मिल गया है ये दर्जा। और जो लास्ट दो हैं वो हैं सेसलम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में है, और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है 2011 में। तो ये टोटल आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि पहला टाइगर सेंसस कब कंडक्ट कराया गया था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहला टाइगर सेंसस जो है 1972 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, और इसमें कौन हेल्प किया था, तो WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये भी हेल्प किया था। और इसके तहत जो है ये कहाँ पे करवाया गया था, तो जो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, यहीं पे करवाया गया था। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है गोदावरी की। तो जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की वो है प्राणहिता। और आपको पता होगा कि गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगर हम लोग मैप में देखें गोदावरी का ड्रेनेज सिस्टम, तो आप देखेंगे गोदावरी का जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है ये है आपका प्राणहिता है। यहाँ पे आपको प्राणहिता मैप में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बाकी आप ट्रिब्यूटरी देख सकते हैं कि पेनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया, इंद्रावती हो गया, सबरी हो गया, मन्यार हो गया। तो ये सब जो है आप नोट कर सकते हैं कि ये सारी नदी जो है ट्रिब्यूटरी है हाँ गोदावरी की। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा रिवर है उस पर डैम है। तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। हैदराबाद जो है मूसी रिवर पे है, बिल्कुल सही बात है, इनकरेक्ट लेकिन पूछा है। तो आप इससे सही जान सकते हैं कि हैदराबाद मूसी रिवर पे है। उत्तरकाशी जो है भागीरथी पे है, ये सब जानता है। जो हाजीपुर है ये गंडक पे है, बिहार वालों को तो पता ही होना चाहिए स्पेशली। लेकिन जो उज्जैन है वो सिप्रा नदी पे है, क्योंकि इस बार कुंभ हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे कुंभ होता है, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो उज्जैन हो, तो ये चारों जगह वहाँ की रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उज्जैन जो है सिप्रा नदी पे है, ये पता होना चाहिए, ना कि नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो सेंसस था 2011 का, ये 15वां नंबर का था। तो बिल्कुल सही बात है, 2011 वाला जो सेंसस था ये 15वां नंबर का था। और जो अभी 2026-27 में कराया जाने वाला है ये जो है 16वां नंबर का होगा। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आप इससे जान सकते हैं कि पिछला सेंसस जो था 15 नंबर का था, और अभी जो होगा 16 नंबर का होगा। जो डेकेडल ग्रोथ था 2001 से 11 तक, ये लगभग 17.64% का था। तो ये भी जो है आपका ऑप्शन सही है, 17.64% का डेकेडल ग्रोथ था कि 10 साल में जो है इतना पॉपुलेशन की वृद्धि हुई थी। और जो लिटरेसी रेट था वुमेन का, वो इंक्रीज़ हुआ था इस डेकेड में। बिल्कुल सही बात है, लगभग जो वुमेन का लिटरेसी रेट है वो 12% इंक्रीज़ हुआ था, और जो मेल का लिटरेसी रेट है वो 7% से इंक्रीज़ हुआ था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन में सही है। आप इसको बस एक बार पढ़ लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है, एक साइड इंस्टीट्यूट है और दूसरी साइड पूछा जा रहा है कि किस जगह पे है। तो पहला जो है सेंट्रल सिल्क रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो सिल्क वाला कहाँ पे होगा, तो मैसूर में होगा, बेंगलोर में, ये कर्नाटक में होगा। तो पहला का तो कर्नाटक हो गया, मैसूर हो गया। दूसरा बोला जा रहा है कि सेंट्रल ईरी रिसर्च कहाँ पे होगा, तो ईरी जो सिल्क से रिलेटेड है, ये सेंट्रल ईरी रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे होगा, तो ये जो आपका मेघालय में है। और आपको पता होना चाहिए कि ईरी को जो है GI टैग भी मिला है, जो कि
असम का है। और जो सेंट्रल तुषार एंड ट्रेनिंग सेंटर है ये कहाँ पे हो जाएगा, जो बचा है वो रांची में हो जाएगा। ये तीनों जो है आपका सिल्क का टाइप है, सिल्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट जो रिवर ब्रिज है कंट्री का वो कौन सा है। तो जो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है वो दापून हजारिके ब्रिज है। ये लगभग आपको 9.15 किलोमीटर 9.15 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। दापून हजारिके ब्रिज, तो ये अभी टॉप पे है। और कौन से रिवर पे है ये, तो लोहित रिवर पे है, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, अरुणाचल के क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है रॉन्गली मैच कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दूध सागर है वो मांडवी में है, ये बिल्कुल सही बात है। इसको हम लोग जूम कर सकते हैं थोड़ा सा, तो दूध सागर मांडवी में है। जो चित्रकूट है वो इंद्रावती पे है, बिल्कुल सही है। जो जोग है वो भी आपका सारावती पे है, ये भी सही है, जो कर्नाटक में पड़ता है। जोग जो है आपका कर्नाटक में हो गया। चित्रकूट जो है आपका कर्नाटक में, चित्रकूट आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी थी, अभी हम लोग देखे थे। और जो दूध सागर है ये कर्नाटक में है। लेकिन जो टॉप पे आपका दिया हुआ है, सबसे आखिर में दिया हुआ है ये वाला अमृत धारा, ये नर्मदा पे नहीं है, ये जो है हसदेव रिवर पे है। और ये हसदेव रिवर भी जो है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है आपका गलत हो गया, बाकी सब सही मैच है, ये आप इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 93, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें भी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो वुलर लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर नेचुरल लेक है, ठीक है, सही बात है। जो चिल्का लेक है वो लार्जेस्ट कोस्टल लेक है, लगून लेक है, बिल्कुल सही बात है। जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इनलैंड, ये आपका सांबर लेक है राजस्थान वाला, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगला आखिरी ऑप्शन जो है ये लिखा है कि जो अष्टामुड्डी लेक है ये लेगून लेक है, लोकेटेड है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। अब कोल्लम तमिलनाडु में कैसे हो सकता है, कोल्लम केरला में होगा ना। तो सब कुछ सही दिया हुआ है, लेकिन कोल्लम जो है ये तमिलनाडु में नहीं, ये केरला में है। ये क्वेश्चन आपको बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए था, आप ये सारा नोट कर सकते हैं। सारा सही है कि अष्टामुड्डी लेक जो है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन केरला में है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इनलैंड लेक कौन सा है, सांबर है। चिल्का लेगून लेक, वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर नेचुरल लेक, तो ये सब आपको नोट कर लेना है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है, फॉलोइंग ट्राइब जो है मेनली प्रेजेंट होता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में मेनली कौन सा ट्राइब आपको देखने को मिलेगा, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से मेनली कौन सा ट्राइब उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड में जो है आपको मेनली जौनसारी ट्राइब देखने को मिलेगा, जो कि देहरादून में गढ़वाल रीजन हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब उत्तरकाशी हो गया, ये सब रीजन में देखने को मिलेंगे। जबकि जो थारू ट्राइब है, जो ऑप्शन नंबर 1 पे है थारू ट्राइब, ये जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। बाकी जो बकारवाल ट्राइब है, बकारवाल ट्राइब जो है आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। और जो आपका गड्डी ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग इस क्वेश्चन से नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 95 नंबर, थीमेटिक मैप के बारे में। थीमेटिक मैप किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है, तो ये क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। इसमें जो है आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको इंक्लूड करेगा, जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंक्लूड करेगा। लेकिन जो एलिवेशन होता है, मेनली जो माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ये एलिवेशन, ये सब चीज़ को जो है ये इंक्लूड नहीं करेगा। माउंटेन हो गया, रिवर हो गया और जो एलिवेशन है, ये 3 चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी सारा चीज़ जो है जो थीमेटिक मैप है ये इंक्लूड करता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी करेगा, लैंग्वेज, रीजनल, ट्राइब ग्रुप, ये सब करेगा। बस माउंटेन
रिवर और एलिवेशन को नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। दो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द इंडियन स्टैंडर्ड लाइन पास। अब कौन कौन सा राज्य है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ये इंडियन स्टैंडर्ड लाइन गुजरता है। तो आपको पता होना चाहिए 5 राज्य कौन कौन सा है। ये आपका पहले आ गया उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में होता हुआ छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से ही निकला था, उसके थोड़ा सा साइड से उड़ीसा है और नीचे है उड़ीसा के आंध्र प्रदेश। तो ये 5 जगह से जो है ग्रीनविच मीन लाइन जो है इंडिया से गुजरता है, जो स्टैंडर्ड लाइन है इंडिया का। तो इसमें ऑप्शन में आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, तेलंगाना को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है कि जो आयरन ओर है वो वो मेनली कहाँ पे पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो आपको जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया कि आयरन ओर कहाँ पे होगा, धारवाड़ में होगा, कि जो सबसे पुराना वाला रीजन हो गया, ये बहुत ही प्रीशियस मिनरल्स था, ठीक है। तो ये धारवाड़ हो गया। हालांकि गोंडवाना में भी पाया जाता है, लेकिन धारवाड़ जो है ऑर्डर के वाइज से ये सबसे ओल्ड होता है। अब हम लोग देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा है कि जो मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा है वो भागीरथी है। ठीक है भाई, यही तो हम लोग को पता है। रामगंगा जो है गंगा से कन्नौज के पास मिलती है, जिम कॉर्बेट में भी जो है रामगंगा ही बहती है, तो ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। बार बार हम लोग का पेज रिमूव हो जा रहा है। दोनों ऑप्शन सही है, पहला दूसरा। तीसरा जो है लेंथ ऑफ कृष्णा रिवर जो है ये 310 किलोमीटर है। नहीं, लेंथ जो है कृष्णा रिवर की ये 1400 किलोमीटर है, बट स्टिल गोदावरी जो है इसका लेंथ ऑलमोस्ट 1465 किलोमीटर है, एंड ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, मतलब सेकंड गंगा के बाद, और जो पेनिनसुलर इंडिया है जो नीचे वाला रीजन है वहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसी वजह से जो इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व इंडिया का। तो ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व कहाँ पे था, असम में। आपको पता होगा कि जो डिगबोई वाला रीजन है इसको ऑयल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो इसीलिए डिगबोई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डिगबोई ऑयल सिटी ऑफ इंडिया 1899 में यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी प्लांट जो है डिस्कवर किया गया था और 1901 में इंस्टॉल कर दिया गया था। अब 100 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो कैमूर प्लेटू है वो किस लिए फेमस है। तो कैमूर प्लेटू जो है वो लाइम स्टोन के लिए फेमस है, लाइम स्टोन के लिए फेमस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अब बिहार रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, बिहार के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट करते जाइएगा या बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। करेक्ट पूछा जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऊपर से छोटा, बड़ा फिर छोटा। इसमें पूछा जा रहा है कि जो बिहार गवर्नमेंट था उसका इनकम किस किस सोर्स से आता है। तो बिहार गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सबसे टॉप पे आता है, जो स्टेट का शेयर होता है सेंट्रल टैक्स में, स्टेट का शेयर सेंट्रल टैक्स में। ठीक है, सेंट्रल टैक्स में जो आपका शेयर है। इसके बाद जो है आपका सेकेंड नंबर पे आएगा जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू, जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू। पहला तो सेंट्रल टैक्स से आया, दूसरा जो आपका खुद का टैक्स रेवेन्यू है, तीसरा जो पब्लिक डेप्थ है, जो पब्लिक से आपको डेप्थ मिल रहा है, और चौथा जो ग्रांट इन एड मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिला है। तो ये जो है आपका 4 मेन सोर्स है इनकम का बिहार गवर्नमेंट का, ये आप नोट कर लीजिए। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगला सवाल है, आप इसको जूम करके भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जब जूम कीजिएगा तो आपको विजिबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा जा रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार बजट क्या ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है कि बिहार का जो स्पेंडिंग है इस बार के बजट में ये लगभग आपका 3,16,800
3,16,895 करोड़ का था, 3,16,895 करोड़ का था। ये इसमें लिख दिया है बस 3.616 करोड़, तो ठीक है। और लास्ट टाइम से जो है ये ऑलमोस्ट 38,179 करोड़ रुपए ज़्यादा है, 38,169 करोड़ जो है इस बार ज़्यादा किया गया है लास्ट टाइम की तुलना में। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही हैं। बिहार में आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछा जा रहा है, तो इस जो टेस्ट था इसमें यही आपको लर्न कराने के लिए दिया गया है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 103। जो बिहार बजट है इसमें प्रोविज़न है कि जो बिहार बजट है इसमें सबसे ज़्यादा जो है हेल्थ में पैसा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सॉरी ये जो है आपका गलत स्टेटमेंट होगा। हेल्थ में नहीं, बिहार में जो है सबसे ज़्यादा एडुकेशन में दिया जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा एडुकेशन में दिया जाता है, कितना, लगभग 19.24%, 19.24%, ठीक है। दूसरा है आपका पेंशन में दिया जाता है, पेंशन में लगभग 10% के आसपास दिया जाता है पेंशन में। तीसरा जो है आपका पब्लिक इंटरेस्ट पे दिया जाता है। चौथा जो है आपका लोन रिपेमेंट पे दिया जाता है। तो आप टॉप 3 याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला एडुकेशन पे, दूसरा पेंशन पे और तीसरा इंटरेस्ट पेमेंट पे। ये आपका टॉप 3 ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये कि हेल्थ पे दिया जाता है, ये गलत हो गया। हेल्थ पे है लगभग 6%, 6.32%, जबकि एजुकेशन पे 19.24%। दूसरा जो है अमाउंट ऑफ एलोकेशन टू हेल्थ डिपार्टमेंट, ये लगभग 60,974 करोड़ का नहीं। ये हेल्थ पे जो है, हालांकि एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल पूछता है तो ये सुसाइड ही है, लेकिन इसलिए आप पहले से तैयारी कर लीजिए। हेल्थ पे लगभग 20,035 करोड़ का है, ना कि 60,000। 60,000 जो है ये आपका एजुकेशन पे है, 60,964 करोड़ ये एजुकेशन पे है और ये हेल्थ पे है। बस आप ये दोनों याद रख सकते हैं क्योंकि अभी प्रायोरिटी है ये, तो ये दोनों याद रख सकते हैं कि 60,000 के आसपास जो है वो हेल्थ पे, एजुकेशन पे दिया जाता है, 20,000 के आसपास जो है वो हेल्थ पे दिया जाता है बिहार पे, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्टेट जीडीपी है बिहार का, SGDP, उसका फिजिकल डेफिसिट कितना है। तो जो डेफिसिट था बिहार गवर्नमेंट का इस बार का बजट का 25-26 के हिसाब से, वो आपका ऑलमोस्ट 2.98% था, 2.98%। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि जो बिहार गवर्नमेंट है ये 7 निश्चय प्रोग्राम 2.0 लाई थी, तो इसमें जो है कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसमें जो है आपका 5,972 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तो पक्का याद रखना है। अब क्या क्या 7 निश्चय प्रोग्राम में चीज़ आता है, तो 5,772 करोड़ तो है। अब क्या क्या है आपका 7 निश्चय प्रोग्राम का चीज़। पहला आपका था युवा शक्ति। युवा शक्ति क्या है, बिहार का प्रगति। हम लोग अगर लिखे युवा शक्ति बिहार प्रगति, ठीक है। दूसरा था सशक्त महिला, महिला को सशक्त बनाना है, सक्षम बनाना है। स्वच्छ गांव, स्वच्छ गांव बनाना है। सुलभ संपर्कता, तो सुलभ संपर्कता रखना है, S आप बस इसको याद कर लीजिए, शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। पांचवा था सबके लिए आरक्षित स्वास्थ्य सुविधा, कि सबके लिए आरक्षित स्वास्थ्य सुविधा होगा। छठा जो था स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये था। और सातवां जो था हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो सातों क्या है, पहला है आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा क्या था, सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा क्या था, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथा क्या था, सुलभ संपर्कता। पांचवा क्या था, सबके लिए आरक्षित स्वास्थ्य सुविधा। छठा क्या था, स्वच्छ शहर विकसित शहर, शहर पे फोकस है। और सातवां है हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो इसलिए आपको 2 बार बोला गया ताकि आपको ये याद हो जाए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 106
106 पे। इसमें पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बिहार बजट जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का कितना है। तो बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है, और इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ये नोट कीजिएगा। तो बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है ये आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, 66,828 रुपया है जो एवरेज है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपका कहाँ का है, पटना का है, सबसे कम कहाँ का है, शिवहर का है। ये तो आप जब बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो था, जो पर कैपिटा इनकम था फाइनेंशियल ईयर का, ये 13% जो है लेस है, जो 22-23 में था वो 13% लेस था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये हम लोग इरेज करके देख लेते हैं एक बार। जो 22-23 में था वो 13% कम था कंपेयर टू 23-24। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो इस बार है 13% ज़्यादा दिया गया है। बस आप ये याद रखिए कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है 66,828 है, पटना का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम शिवहर का। अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि जो सर्विस सेक्टर है वो लगभग 10.8% की रफ्तार से जो है ग्रो किया है। सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो ये सही है कि सर्विस सेक्टर जो है 23-24 में लगभग 10.8% के रेट से कांस्टेंट प्राइस पे जो है, कांस्टेंट प्राइस इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो है ग्रो किया है। अब इसी बहाने हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में जो एग्रीकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 24% है। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कितना है, 18% है। और जो सर्विस सेक्टर है उसका कितना है, 58% है। तो जो दूसरा ऑप्शन है आपको यही बोला जा रहा है। तो दोनों ही सही आंसर ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ कि बिहार बजट में जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर हॉस्पिटल है वो मुंगेर में किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जो ये हॉस्पिटल है ये मुंगेर में नहीं किया जाने वाला है, ये बेगूसराय में किया जाने वाला है, बेगूसराय में किया जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट है। और क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये देखिए आपको कितना अच्छे से यहाँ पे मूर्ख बना सकता है अगर आप ऑप्शन को अच्छे से नहीं पढ़िएगा। ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स लिखा है, ठीक है। तो पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ जो कैंसर हॉस्पिटल है ये मुंगेर में नहीं बेगूसराय में होगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि जो 35% रिजर्वेशन है वुमेन को दिया जाएगा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। बिहार की महिला को 35 नहीं 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा डाटा के साथ खेला किया गया है। 33% रिजर्वेशन होगा वुमेन के लिए बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। और इन्वेस्टमेंट जो है 1000 करोड़ का किया जाएगा एयर क्वालिटी के लिए, नहीं 1000 करोड़ का नहीं 100 करोड़ का किया जाएगा। यहाँ तो बिहार का हेल्थ बजट एजुकेशन बजट इतना नहीं होगा, दोनों मिला भी दे तो इसलिए 100 करोड़ जो है ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दिया जा रहा है। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है, बट इससे इन्फॉर्मेशन जो आपको मिला वो आप नोट कर लीजिएगा। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मच पब्लिक डेप्थ इज़ देयर स्टेट में 31 मार्च 2025 तक। तो 31 मार्च 2025 तक जो है हम लोग का डेप्थ जो है स्टेट का ये 3,32,740 करोड़ का है। ये आपको पता होना चाहिए जो टोटल डेप्थ है कर्जा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 110। इसमें पूछा जा रहा है सही स्टेटमेंट के बारे में। सही स्टेटमेंट क्या है, पहला है कि जो तरकारी सुधा वाला आउटलेट है ये सारे डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। ये सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ये सारे ब्लॉक में किया जाना है। तो डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोग आगे बढ़ गए, हम लोग सारे ब्लॉक तक जो है ये तरकारी सुधा। और किस तर्ज पे किया जाएगा, जो सुधा दूध का कॉन्सेप्ट था ना, तो उसी तरीके से तरकारी सुधा का ये किया जाएगा। तो सुधा का जो लाइन है, सुधा का जो अपना प्रोडक्ट बेचने का तरीका है उसी तर्ज पे किया जाएगा। और कन्या विवाह मंडप जो है ये हर पंचायत में खोला जाना है। तो ये बिल्कुल सही है, ये देखिए ये आपका सही है। जो तीसरा ऑप्शन है कि महिला हाट जो है पटना में खोला गया है, बिल्कुल सही है। और जो पिंक टॉयलेट है वो हर सिटी में वुमेन के लिए उपलब्ध कराया जाना है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। बस
पहला वाला जो ऑप्शन था वो गलत था कि तरकारी सुधा जो है हर ब्लॉक में, जो कन्या विवाह है वो हर पंचायत में, और जो पिंक टॉयलेट है वो हर सिटी में। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि जो एग्री स्टॉक है तो इसके तहत जो है एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन आया था, तो इसमें क्या मेन पर्पस था इसका, ये किसके तहत था, मेजर कंपोनेंट इसका क्या होगा। तो इसका जो मेजर कंपोनेंट है जो एग्री स्टॉक था डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसका मेन फोकस था कि फार्मर को जो है किसी तरह से उसको रजिस्ट्री कराया जा सके, और जो जियो रेफरेंस है जो विलेज मैप को ये किया जा सके, और जो क्रॉप शोन रजिस्ट्री है ये सब किया जा सके। तो ये सब जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कि कैसे फार्मर का रजिस्ट्री होगा, कैसे जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप दिखाया जाएगा, और क्रॉप शोन रजिस्ट्री भी इस पर दिखाया जाएगा, ताकि फार्मर को जो है और डिजिटल रूप से जो है सारा जानकारी मिल सके, जो भी फार्मिंग से रिलेटेड है, वेदर से रिलेटेड है, ज़मीन का रजिस्ट्री से रिलेटेड है, कि उनको बाद में इस सब का दिक्कत ना हो। अब अगला क्वेश्चन है जो 23rd लॉ कमीशन था इससे रिलेटेड, और इसमें सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो पहला जो है इसमें बोला गया है कि ये जो है 1 सितंबर 2024 को फिक्स किया गया था, और इससे लेके 2027 तक रहेगा। 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक ये रहने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है, 23rd लॉ कमीशन का यही टाइम पीरियड होने वाला है। दूसरा बोला जा रहा है कि कमीशन जो है फुल टाइम चेयरमैनशिप होगा, और 4 जो है फुल टाइम मेंबर होंगे, जिसमें कि एक मेंबर सेक्रेटरी भी होगा। तो ये भी जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एक जो है आपका इसमें चेयरमैन होगा फुल टाइम, और 4 जो है फुल टाइम अदर मेंबर होंगे। और तीसरा स्टेटमेंट जो पूछ रहा है ये नॉन स्टेटूटरी बॉडी है, तो बिल्कुल सही बात है, ये नॉन स्टेटूटरी बॉडी है, और इसका अपॉइंटमेंट कमेटी जो है उसको हेड कौन करेगा, उसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। इसमें बोला जा रहा है कि जो अपराजिता वुमेन और चाइल्ड बिल था 2024 का, ये कौन सा स्टेट में पास किया गया है। तो ये जो चाइल्ड बिल था और अपराजिता वुमेन वाला था, ये आपका वेस्ट बंगाल में किया गया था, जो पिछले साल की घटना हुई थी आरजी मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त के दिन, उसके बाद ये किया गया था। तो आपको डेट याद रहना चाहिए कि जो आरजी मेडिकल कॉलेज में वो लास्ट टाइम घटना हुआ था वो 9 अगस्त को हुआ था। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। इसमें पूछा जा रहा है ट्रू स्टेटमेंट। जो रिसेंटली WHO जो है अप्रूव किया है पहला वैक्सीन अगेंस्ट एमपॉक्स के अगेंस्ट में पहला वैक्सीन जो है WTO लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या रखा है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है एमपॉक्स BN, लेकिन एमपॉक्स BN नहीं था, ये जो था इमवेनेक्स था, इमवेनेक्स। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। दूसरा जो है ये जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं उनको दिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको दिया जा सकता है। और एमपॉक्स जो है एक तरीके का जूनोटिक डिजीज़ है, तो बिल्कुल सही बात है, एमपॉक्स जो है जूनोटिक डिजीज़ है। और पहला एमपॉक्स का केस कहाँ पे मिला था। जूनोटिक मतलब होता है जो एनिमल से लोग में फैलता है, तो उसको जूनोटिक बोलेंगे। जूनोटिक मतलब जो एनिमल से एनिमल टू ह्यूमन में फैलता है। और पहला केस जो था इसका, ये आपको कहाँ पे देखने को मिला था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में देखने को मिला था 1970 में। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है, जो कि अंडमान का कैपिटल हुआ करता था पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम बदल के जो है श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि पहला AI ट्रीटी जो कि लीगली बाइंडिंग होगा, ये कौन कौन से कंट्री के बीच में हुआ है। तो ये जो है US, UK और EU के बीच में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। AI ट्रीटी पहला है, ठीक है। EU माने कि यूरोपियन यूनियन। अब अगला सवाल है, बोला जा रहा है कि पहला इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIT दिल्ली कहाँ पे खोला गया है। तो IIT दिल्ली का जो पहला कैंपस है ये आपका अबू धाबी में खोला गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 118 पे हम लोग आते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो टील कॉटन स्टडी है ये कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। जो टील
कार्बन स्टडी है, सॉरी, जो टील कार्बन स्टडी है ये कहाँ पे करवाया जाएगा? तो ये केवलादेव नेशनल पार्क जो है, जो कि आपका भरतपुर राजस्थान में होता है, बर्ड सेंचुरी है, तो यहाँ पे आपका पहला टील कार्बन स्टडी कराया जाने वाला है। अब अगला सवाल है कि जो साइक्लोन अशना था, ये पहला साइक्लोन था जो अरेबियन सी में आया है 1976 से, और सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है कि अरेबियन सी में जो है 1976 के बाद इस लेवल पे ये पहला साइक्लोन है, और ये जो है लैंड ऑफ गुजरात में आया था। बिल्कुल सही बात है, ये लैंड ऑफ गुजरात में आया था। और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि असना का जो नामकरण है ये कौन किया था? तो असना का जो नामकरण है ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दाना का कौन किया था? दाना का कतर किया था। तो असना का कौन किया है? असना का पाकिस्तान किया है। ठीक है, अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 120, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो सेमिकन इंडिया 2024 है, जो सेमिकन इंडिया 2024 था, ये ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ। ये आपको पता होना चाहिए, ये अपने आप में एक सवाल है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पे हुआ है? ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ है। ठीक है, अब इसका जो थीम था ये क्या था? तो इसका थीम जो था ये था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 121, जो 7th एडिशन था ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज आपको पता होगा कि इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज है, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ओमान और इंडिया के बीच में होता है, और इसका 7वां एडिशन जो है ये ओमान में ही किया गया है। ओमान इंडिया के बीच में होता है, ओमान में ही किया गया है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि पहला कंट्री कौन है दुनिया का जहाँ पे जज को जो है लोगों के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? तो मैक्सिको जो है पहला कंट्री बन गया है दुनिया का जहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के अलावा जज को भी अपॉइंट कर सकता है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे जज को जो है लोगों के द्वारा चुना जाता हो। अब अगला सवाल है कि जो यागी आया था, जो टाइफून यागी था, ये इससे कौन कौन इफेक्ट हुआ था? ये अपने आप में एक सवाल है। म्यांमार हुआ था, लाओस हुआ था, और वियतनाम हुआ था। सवाल में दिया हुआ है म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ये तीनों इफेक्ट हुआ था टाइफून यागी से। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए इंडिया कौन सा ऑपरेशन किया था जिसके थ्रू जो है इफेक्टेड लोगों का मदद किया जा सके? तो ऑपरेशन सद्भाव था, जिसके थ्रू जो है ऑपरेशन सद्भाव, जिसके थ्रू जो है इंडिया टाइफून यागी में जो भी इफेक्टेड लोग थे उनके मदद के लिए एड दिया था। अब सूफ़ी फेस्टिवल जो है बिहार टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ कराया गया, तो ये कहाँ पे कराया गया था? तो ये जो है आपका जहानाबाद में कराया गया था सितंबर 13 को 2014 में, सॉरी 2024 में, सितंबर 13 2024 जहानाबाद में जो है ये आपका सूफ़ी फेस्टिवल करवाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के द्वारा। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। इसमें पूछा जा रहा है कि जो ए ग्रेड का सीमन स्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो बिहार में कौन सा जगह को ऐड किया गया है? तो इसमें पूर्णिया का जो सीमन स्टेटस है, सीमन स्टेशन है, उसको ऐड कर लिया गया है ए ग्रेड में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो पैरा ओलंपियन शूटर थी, गोल्ड मेडल जीती है, 2 गोल्ड मेडल जीती है, तो इसका नाम क्या था और किस शूटिंग राइफल वाले इवेंट पे जीती थी? तो आपको तो नाम पता होगा कि अवनी लेखरा है, ये बहुत फेमस प्लेयर थी अवनी लेखरा, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि कौन से इवेंट में जीती है। ठीक है, तो ये जो है आपका 10 मीटर जो एयर राइफल है इसमें जीती थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाता है। अवनी लेखरा 2 मेडल जीती थी, इस बार 2 गोल्ड मेडल जीती थी। ये अपने आप में सवाल है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या था? तो इंडिया का रैंक जो है 39 था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अंगोला जो था इसका सबसे लास्ट रैंक था। अब क्वेश्चन नंबर 128 में आता है कि जो बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है इंडिया दुनिया का कितनावा नंबर का एथेनॉल प्रोड्यूसर स्टेट है एंड एथेनॉल कंज्यूमर स्टेट है? तो इंडिया जो है एथेनॉल के प्रोडक्शन में भी तीसरे नंबर पे है, एथेनॉल के कंज्यूम करने में भी जो है वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो दोनों चीज़ में एथेनॉल में इंडिया तीसरे पे है।
और यूएस जो है सबसे ज़्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। एथेनॉल प्रोड्यूस करने में यूएसए, ब्राज़ील जो है दुनिया का 80% एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया तीसरे नंबर पे है। और कंज्यूम करने में इंडिया तीसरे नंबर पे, दोनों में तीसरे पे है। अब अगला सवाल है कि जो मंदाकिनी ट्राइब है, ये इसको जो है फॉरेस्ट ड्वेलर राइट मिल गया है 2006 का एक्ट के थ्रू, जो इनको स्टेटस मिल गया है शेड्यूल्ड ट्राइब का, लेकिन ये कौन से स्टेट से हैं? तो मंदाकिनी ट्राइब जो है, मंडिकिया ट्राइब जो है, मंडिकिया ट्राइब जो है ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 130, जो कैंसर मॉनसूट इनिशिएटिव है ये ब्रिक्स समिट के दौरान लॉन्च किया गया था, ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो नहीं, ये ब्रिक्स के टाइम पे जो है नहीं किया गया था, ये जो 6 समिट था क्वाड का, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, इसके बारे में बात किया गया था। कैंसर मून सूट, ठीक है। ये आपका क्वाड का जो 6th मीटिंग हुआ था अभी जो यूएसए में हुआ था, जहाँ पे अपने जयशंकर साहब भी गए थे, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर लोग थे, तो वहाँ पे ये हुआ था, ना कि ब्रिक्स में हुआ था। अब तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दूसरा है, इसका एम क्या था? तो इसका एम था कि डिटेक्ट करना है, ट्रीट करना है और प्रिवेंट करना है जो भी सर्वाइकल कैंसर है। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन जो फर्स्ट 3 पोजीशन है, कौन कौन सा स्टेट का आया है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो कौन कौन सा स्टेट आ सकता है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में? तो सबसे टॉप पे तो आपको पता होगा कि केरला ही होगा ऐसा काम में। केरला के बगल वाला राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, हो जाएगा दूसरे पे, और तीसरा पे जो है ये सरप्राइज़ करने वाला है, जम्मू कश्मीर है। ये आपको स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स टॉप 3 कंट्री पता होना चाहिए, केरला, तमिलनाडु और तीसरा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 132 नंबर, WHO जो है किस कंट्री को जो है फ्री कर दिया है लेप्रोसी से जो है कौन से कंट्री को फ्री कर दिया है? तो ये आपका जॉर्डन जो है इसको फ्री कर दिया गया है लेप्रोसी से। ये एक तरीके का डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, और इससे जो है आपका स्किन हो गया, नर्व्स हो गया, आई हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारा इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जॉर्डन जो है उसको फ्री कर दिया गया है, पहला कंट्री बन गया है दुनिया का जो कि फ्री हो गया है लेप्रोसी से। अब अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि वाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। अगला सवाल है कि जो इंडिया का फर्स्ट पायलट प्लांट है जो प्रोड्यूस करेगा मेथनॉल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? कि कार्बन को पहला पायलट प्लांट है जो प्रोड्यूस करेगा मेथनॉल कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये जो है आपका पुणे में होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इसमें कि जो भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया है? तो भास्कर जो है ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, ताकि जो हमारा स्टार्टअप कल्चर है इसको जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है इसको जो है आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है भास्कर का? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। क्या करेगा? एक सेंट्रलाइज्ड स्कीम है जो कि कोलैब करेगा स्टेक होल्डर के बीच में, ताकि जो इंटरप्रेन्योरशिप का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब अगला सवाल है कि जो नाबार्ड है वो किसको जीआई टैग दिया है? जो जीआई टैग फैसिलिटेशन वाला सिस्टम है वो कोलैब कर रहा है नाबार्ड के साथ, तो ये इंस्टीट्यूट का नाम क्या होगा? कौन सा इंस्टीट्यूट है जो जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर ओपन कर रहा है और वो कोलैब कर रहा है नाबार्ड के साथ? तो ये आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो साबौर भागलपुर में है, ये कोलैब करने जा रहा है नाबार्ड के साथ, ताकि जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पे ओपन करा जा सके। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया।
अगला सवाल है, बिहार में सबसे ज़्यादा क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है? तो आपको पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा लीची प्रोड्यूस किया जाता है, इसके बाद मखाना किया जाता है, और तीसरा जो है आपका मशरूम भी किया जाता है। तो मशरूम को नहीं छोड़ दीजिएगा। तो ये तीनों चीज़ प्रोड्यूस करने में देश में बिहार टॉप पे है। और साथ ही साथ जो पोटैटो और मैंगो है, इसको प्रोड्यूस करने में बिहार जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं बिहार में जहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है सबसे अच्छा है? तो सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पे यूपीआई होगा? पटना तो डेफिनेटली होगा, चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। मुजफ्फरपुर भी होगा, और तीसरा जो है वेस्ट चंपारण भी होगा। तो पटना, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है यूपीआई ट्रांजेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। यूपीएससी में भी इसी तर्ज पे खो खो का सवाल पूछ गया था, तो आपको हॉकी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हॉकी एशियन जो चैम्पियंस ट्रॉफी था उसका 5th एडिशन जो है वो बिहार में हुआ था इस टाइम। तो यहाँ पे जो है जो मेंस हॉकी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी था, 5वां टाइम जो है इंडिया जीता है। तो इंडिया किसको हरा के जीता है? तो इंडिया जो है चाइना को हरा के जीता था। और कितने के अंतर से जिताया था? जो इंडिया का स्कोर 0 था और चाइना जो है एक भी गोल नहीं कर पाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बिहार में भी जो वुमेन वाला एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। वुमेन वाला लिखना था, लेकिन ये क्वेश्चन गलत लिख दिया है। तो ये जो है बिहार में भी जो एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी हुआ था, उसमें भी महिला लोग चाइना को 1-0 से हराई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट्स इवेंट, खो खो, एशियन गेम्स, यूथ इंडिया गेम, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 140 और आखिरी सवाल है, इसके बाद सारा मैथ का है। हम लोग देखते हैं इस सवाल को। इसमें पूछा जा रहा है कि जो शुगर मिल है वो बिड लगा था कर्नाटक निरानी शुगर लिमिटेड का जो था, उस पर कौन सा बिहार का जो शुगर मिल है वो बिड लगा के 86.50 करोड़ में इसको एक्वायर कर लिया है। तो बिहार का जो रीगा शुगर मिल है, जो कि आपका सीतामढ़ी ज़िला में है, सीतामढ़ी का रीगा शुगर मिल, तो ये जो है कर्नाटक का निरानी शुगर लिमिटेड से ये एक्वायर कर लिया है बिड 86.50 करोड़ का। तो अब जो है ये ई ऑक्शन हुआ था सितंबर में बेंगलुरु में, तो वहाँ पे जो है इसका ऑपरेटिंग पावर जो है अब रीगा शुगर मिल के पास आ गया है। तो इसी के साथ जो है हम लोग जो ज्योग्राफी का पूरा टेस्ट था इसको कंप्लीट किए। बाकी जो है मैथ का क्वेश्चन है ये आप देख लीजिएगा, और बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसी नाम के टेलीग्राम चैनल से जो है इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो आप इसको जूम आउट करके देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में ये फ़ीचर है, आप जितना चाहें उतना ज़्यादा जूम कर सकते हैं और जो है आप अच्छे से देख पाएंगे। बाकी पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए सी यू, थैंक यू।